हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे, जो कि आपका होगा सेकेंड चैप्टर 1.2 पर्सनैलिटी 1.2। ठीक है। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हम लोग कैसे एचसीएफ याद करते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके। उसके बाद हम लोग जो है पूर्णांक, कुछ विषम पूर्णांक संख्याएं भी पढ़े थे, सिद्ध किए थे। और हम लोग जो है कुछ वर्ग, ठीक है, पूर्णांकों का वर्ग करने पर किस रूप में होता है, जैसे पढ़े थे हम 3m और 3m+1 के रूप में होता है। ये सब हम सिद्ध कर चुके हैं। अब जो है हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 1.2 मतलब पर्सनैलिटी 1.2। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्या के बारे में जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, लैसा कैसे निकालते हैं, मैसा कैसे निकालते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या आपका क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अब देखिए इसकी डिफिनेशन होती है। अभाज्य संख्या देखिए बहुत ही सिंपल है। हम आपको नेचुरल नंबर बताए थे, प्राकृतिक संख्या हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर, उसके बाद बताए थे आपको इंटीजर्स, ठीक है, ये सब आपको हम बता दिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ही सिंपल होता है। जो आपका अभाज्य संख्या होता है उस संख्या को हम कहते हैं, जो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। अब देखिए अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं, जो संख्या वह संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। अब देखिए एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम लें, जैसे में, तो क्या हो जाएगा, पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7। अब देखिए 9 नहीं होगा, आप ये मत दीजिएगा 9, क्योंकि 9 जो है देखिए 3 से जो है विभाज्य हो जा रहा है। तो हम बोले वह संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से। तो देखिए 7 के बाद क्या रहेगा 11, उसके बाद आपका आएगा 13, ऐसे आपके पास बहुत संख्या हो जाएंगी। तो जो संख्या स्वयं से विभाजित हो और 1 से, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए ये क्लियर हो गया है। अब देखिए जो हम कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम। इस चैप्टर में यही है कि एलसीएम निकालना है और अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखिए एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है लैसा। क्या बोला जाता है, लैसा। अब देखिए लैसन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। और इस चैप्टर में जो है आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही लैसन निकालना है। तो लैसन में हम क्या करते हैं, लैसन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो अधिकतम घात होगी उसी को हम लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अभी एग्जाम्पल में जो है आपका हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 15-20 का लैसा ज्ञात कीजिए। 15-20 का क्या करना है, लैसा ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बारी बार से दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। जैसे 15 का कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 बचे 15, 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 20 का कर लेते हैं, तो 2 दहियम 20, 2 बचे 10, 5 एकम 5। अब जो हम ऐसे लिखेंगे 15 और 20 कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, देखिए यहाँ पे 3 × 5, इसका क्या आया है 2 × 2 अब देखिए इसको हम बोले कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जो संख्या स्वयं से घटित। देखिए 2 बार है ना, तो इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे। किस रूप में, 2 घात गुणे 5। अब ये अभाज्य संख्या के रूप में हो गया।
अब जो है अगर मुझे इसका लैसे निकालना है, क्या निकालना है, लैसे, तो अभी हम बोले हैं कि अधिकतम घात को हम लिखेंगे, किस घात को, अधिकतम घात को। देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ दोनों 5 है। तो देखिए 3 जो है, 3 का अधिकतम घात कितना है, दोनों में अगर हम देखें इसमें और इसमें, तो 3 का अधिकतम घात एक ही है, क्योंकि यहाँ तो 3 है नहीं, तो हम पहले लिख लेंगे 3। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 का। अब देखेंगे 2 का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 2 पे कितने घात है, 2 घात, यहाँ तो 2 है नहीं, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पे 2 घात। अब हम 5 की बात कर ले, तो 5 पे यहाँ भी एक घात है और 5 पे यहाँ भी एक घात है, तो अधिकतम घात कितना है, 1, कितना है, मतलब 5 पे 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो एक जगह 3 और 2 का स्क्वायर 4 5 गुणा कर लीजिए, तो 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो एलसीएम कितना आया, 15 और 20 का जो लैसा हम निकाले कितना आया, 60, कितना आ गया, 60। अब देखिए हम आशा करते हैं कि जो है लैसा आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम चैप्टर से भी सॉल्व कराएंगे। अब देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं मैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लैसा है उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है मैसा। जैसे हम बात करें मैसे को आप लोग एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एचसीएफ, जिसे बोला जाता है मैसा। अब इसमें हम बोले हैं लैसा में, अभी हम आपको बताए हैं कि जो एलसीएम में आपका होता है उसमें अधिकतम घात को लिखते हैं, और एचसीएफ में बिल्कुल इसी का उल्टा, इसमें हम न्यूनतम घात को लिखेंगे, जो सबसे कम घात रहेगी। जैसे भी एग्जाम्पल यहाँ भी हम ले रहे हैं, जैसे अब जैसे हम कहे थे, और इसमें एक बात कि इसमें जो है कॉमन मिलना चाहिए, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि 24 और 36 का लैसा है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बताएं, सबसे पहले इसमें जितना भी आपको काम करना है सब अभाज्य गुणनखंड के करके ही करना है। अब देखिए 24 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12 6 3, सॉरी 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3। अब हम यहाँ 24 का भी कर ले, 36 का भी कर लेते हैं, 2 18 2 9, ठीक है, 3 3 का। अब देखिए अभी हम बताएं कि अभाज्य गुणनखंड जो हम किए हैं उसे लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3, कितनी बार 2 है, 3, 2 पे कितना घात हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद 3 बचा है तो उसे आप लिख लीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए 3 पे 1। यहां देखेंगे 2 पे कितने घात हो जाएंगे, कितना बार 2 है, 2 बार ना, तो 2 पे कितने घात हो जाएंगे, 2। और यहां देखेंगे 3 पे कितने घात होंगे, 2, क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 3 पे कितने घात हो जाएंगे। अब देखिए इसका एचसीएफ अभी हम क्या बताए, कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब हम बताएं एचसीएफ में हम न्यूनतम मतलब सबसे छोटी घात को लेंगे। न्यूनतम मीन से होता है कि सबसे छोटी घात। तो बताइए 3 और 2 में छोटी क्या है, ये छोटी है ना, क्योंकि घात यहाँ 3 है यहाँ 2 है। आप सब जानते हैं कि 3 बड़ा होता है 2 छोटा था, तो हम क्या लिखेंगे 2 पे 2। अब 3 का छोटा घात कौन सा है, ए वाला है, तो 3 पे 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 3 1 का 4 3 12। तो मतलब 24 और 36 का में से कितना आया, 12, कितना आया 12। लैसा और मैसा हो गया। अब देखिए एक फार्मूला लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इन्हीं 3 चीज का प्रयोग करके इस पूरे चैप्टर को अभी हम सॉल्व कर देते हैं, न्यूमेरिकल पूरा लग जाएगा। एक छोटा सा सूत्र है उसे देख लीजिए। सूत्र आपका ये है कि मान लीजिए ये कहते हैं क्वेश्चन में कि 2 संख्या दे दी गई है, 2 संख्या दे दी गई है और एलसीएम भी दे दिया है और आपसे एचसीएफ पूछ रहे, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सूत्र ये होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल ए बराबर होता है लैसा गुणे लैसा। एक तो आपका सूत्र ये हो गया कि इस प्रकार से मान लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है
तो आप लोग यहाँ से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। दो संख्या का गुणनफल दिया है, अगर लैसे दिया है तो मैसे निकाल सकते हो, और दो संख्या का गुणनफल दिया है, मैसे दिया है तो लैसे निकाल सकते हो। या तो कभी कभी ऐसे भी देता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही चीज लिख रहे हैं। देखिए यहाँ दो संख्या का गुणनफल लिखा है, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब तो वही है ना कि दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका लैस है गुणे मैस है, ठीक है, वही चीज लिखे हैं। अब इन्हीं जो है इसी एक सूत्र के द्वारा, और जो इससे पहले बताएं कैसे लैसन निकालते हैं, मैसेज निकालते हैं, उसी के द्वारा इस पूरे चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चैप्टर की हम बात करते हैं। अब देखिए चैप्टर से जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी हम लिख दे रहे हैं। अब यही से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हम बताएं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से घटता है और एक से। तो देखिए अब जो है 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत सिंपल है, 140 आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से कटे, 2 सते 14, 70 बार में 35, ठीक है। अब देखिए जो है कटेगा 5 से, किससे, तो 5 सते 7। अब देखिए ऐसे हम लिखेंगे कि 140, ये जो है आपका, अभी हम बोले कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या स्वयं से कटे। तो देखिए यहाँ 2 बार 2 है ना, पहले इसे घात के रूप में लिख लीजिए। तो 2 बार है तो 2 पे कितने घात हो जाएंगे, 2 पे 2 घात। उसके बाद आपका 5 है, यहाँ तो 5 है नहीं, तो 5 पे 1 घात लिखिए, अब 5 को छोड़ दीजिए ऐसे। उसके बाद 7, यही आपका क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अब जो दूसरा है आपका, ये जो है दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, तीसरा जो है आपका जो है दूसरा आप लोग करिएगा, तीसरा जो है आपका, ठीक है, ये है दूसरा। हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप उसे करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से करेंगे। अब देखिए तीसरे का जो है हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, स्पष्ट है, क्योंकि इसका लास्ट का अंक जो है, क्योंकि ये सम संख्या है ही नहीं। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है ऑड है, कैसा है, विषम है। अब 3 से देख लीजिए 3 से कटेगा या नहीं, तो 3 से जो है स्पष्ट है कि कटेगा। ये देखिए भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, देखो 3 1 जा 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, ठीक है। 3 से फिर 3 चौक 12, 3 दूना 6 15, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम काट रहे हैं 5 से, 5 से, तो देखो 5 अठे 40, 25, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, 35, 5 सते। अभी 17 जो है एक खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगा। तो 3825 का जो आपका फैक्टर आया, क्या आया, 3 पे कितने घात हो जाएंगे, 2 बार 3 लिखा है तो 3 पे 2 घात, 5 पे 2 घात, और 17 तो अकेला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे करेंगे। जो अगला 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम आपके भरोसे। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसे करने में दिक्कत हो रही है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम फिर से आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए लेकिन बहुत सिंपल है, आपको ऐसे करने, खंड करके जो है, अगर संख्या 3 बार लिखी है तो 3 घात लिख लीजिएगा, 4 बार लिखी है तो 4 घात, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 जो है 4 बार लिखा है तो 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे, 4 घात लिख देंगे। 3 5 बार है तो 3 के ऊपर 5 घात, ठीक है। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, मतलब एचसीएफ का मतलब बताया कि मैस है और एलसीएम मतलब लैस है।
ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणे मैसा है, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ है। अभी हम बताएं आपको इससे पहले सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए इसलिए आपको दो संख्या भी दिया गया है। पहली संख्या क्या है 26 26 और दूसरी संख्या 91। तो संख्या तो आपको दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल अगर इनका दोनों का गुणा कर लें तो जो आप लैसा और मैसा निकालेंगे दोनों का गुणनफल करने पर इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लैसा निकाल लेते हैं, 26 और 91 का क्या निकालते हैं, लैसा। तो देखिए लैसा निकालने के सबसे पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड। तो देखिए 26 का क्या हो जाएगा 13, आइए आपका 13 से कट जाएगा, ठीक। अब 91 का क्या होगा, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 13 कम 13। अब जो है हम लिख ले रहे हैं 26 और 91 का खंड लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे घात के रूप में तो कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक की घात है, यहाँ भी, तो 2 गुणे 13 और ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 13। अब देखिए इसका हम निकाल रहे हैं लैसा, क्या निकाल रहे हैं, लैसा, मतलब एलसीएम। अभी हम बताएं एलसीएम जो होता है वो अधिकतम घात होता है। क्या होता है, अधिकतम घात, मतलब बड़ी संख्या हम लेते हैं और इसमें कॉमन हम नहीं देखते हैं। कॉमन है कि अगर रहता है तो हम अधिकतम घात ले लेते हैं, फिर इसमें नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 तो अकेला है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 7 भी अकेला है लिख लेंगे। अब यहाँ देखते हैं अगर 13 का न्यूनतम घात क्या है, छोटी घात क्या है, 1 है ना, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 13 का छोटी घात 1। अब गुणा कर लीजिए 7 दूना, ठीक है, वैसे गुणा कर दे रहे हैं, 7 दूना 14, ठीक है, 14 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका 13 चौका 2 5, 13 कम 13 13 5 182। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 182। और हम मैसे निकाल ले रहे हैं कि मैसे कितना होगा, जिसे हम बोलते हैं HCF। अब देखिए हम मैसे में ये बताए हैं कि कॉमन होना जरूरी है, कि मतलब दोनों में होना जरूरी है, और संख्या की छोटी घात हम ले लेंगे, संख्या की छोटी घात क्या करेंगे, ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा मैसा। तो यहाँ देखेंगे 2 इसमें है नहीं है ना, तो 2 को हम ऐसे ऑलरेडी छोड़ देंगे। क्या 7 इसमें है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब 13 देखेंगे तो 13 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसकी सबसे छोटी घात क्या है, अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो इसकी छोटी घात भी 1 है और बड़ी घात भी 1 है। तो में से कितना हो जाएगा, यही पोर्शन कॉमन है, तो आपका में से कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 13 है। अब देखिए हम जांच कैसे करेंगे, बोला है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणे मैसा है। अब देखिए इधर हम कर रहे हैं जांच, क्या करेंगे, जांच कर रहे हैं इसकी, ठीक है। पहले जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बताइए दो संख्या क्या दी गई थी, एक 26 दी गई थी, एक 91, इन दोनों का हम गुणनफल, तो 26 गुणे 91। अब देखिए गुणा यहां करके दिखा दे रहे हैं कि 91 गुणे 26, 6 कम 6, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम और नीचे कर दे रहे हैं गुणा को, ठीक है, यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 91 गुणे 26, 6 कम 6, 6 नवा 14, 2 1 कम 2, 2 नवा क्या हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल 1, कितना आया 23 66, यही तो आया। अब देखिए सूत्र में ये कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लैसा और मैसे गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ भी दिया गया है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लिए, कितना आया 33 66। अब जो है लैसा गुणे मैसा निकालते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कितना आया आपका, देखिए लैसा 182 आया है और मैसा 13, गुणा कर लो, 13 दूना 26 के 6 हासिल 1। अब होता है 13 25 13 67 71 13 104, ठीक है, 104 2 106 हासिल 10 हो जाएगा, 13 कम 13 13 10 23। अब देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया,
अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो दो संख्या का गुणनफल है वो भी इतना आया, और जो लहसे गुणे मैसा आया वो भी कितना आया, 2366। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है, उत्तर की जांच हो गई, आंसर जो है वो सही है। क्योंकि यहाँ भी संख्या अगर सेम नहीं आई होती तो मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, अगर सेम आ गई तो आपका ये मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अगला जो 2-3 क्वेश्चन है उसे हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम छोड़ रहे हैं, उसे आप लोग करिएगा, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, उसे आप लोग करके तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख रहे हैं। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों की क्या क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। हम बार बार कहेंगे कि एचसीएफ का मतलब होता है मैसर और एलसीएम का मतलब होता है लहसर। और हम जो प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। तो हमें जो लहसर और मैसर ज्ञात करना है किसका, 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो देखेंगे 12 का हम करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया, ठीक है, ये हो गया 12 का। अब आपका हम इधर कर ले रहे हैं 15 का, 2 से नहीं कटेगा, 3 पचे 5 एक कम। अब हम कर लेना इधर 21 का, 3 सत्ते 21। अब जो हम खंड लिख ले रहे हैं देखिए 12, 15 और 21। तो 12 का क्या है आपका 2। अब देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 2 यहाँ देखेंगे 2 बार है ना, तो इसे आप 2 पे 2 इंटू 3, उसमें आपका आया 3 इंटू 5, इसमें आपका आया 3 इंटू, यही आपका खंड हो गया। अभी हम बता रहे हैं कि एलसीएम निकालने के लिए जो है अगर कॉमन पोर्शन है तो कॉमन पोर्शन को हम अधिकतम घात लिख देते हैं, और नहीं है तो फिर जो अधिकतम घात जिस अंक कराता है वही हम लिख देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लहसे ज्ञात कर लेते हैं, लहसे मतलब एलसीएम। अब देखिए 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, क्योंकि 2 का अधिकतम घात कितना है 2, तो 2 का अधिकतम घात 2 इंटू 3 का अधिकतम घात। तो देखेंगे तीनों में जो है एक ही है, 3 पे 1, 3 पे 1, 3 पे 1, तो अधिकतम घात भी 1 है और न्यूनतम घात भी 1 है, तो मतलब 3। आप लिखना चाहते हैं अगर 1 तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 पर 1। उसके बाद देखेंगे 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 का भी 1 है, क्योंकि 5 तो अकेला आया है और कहीं है नहीं, ना इसमें है ना इसमें है, बस इसमें एक बार आया है, तो हम क्या लिखेंगे 5। और 7 का वो भी 1 ही है, क्योंकि और जगह देखो वो भी नहीं आया, अकेला आया है। अब मल्टीप्लाई बस करना है आपको, मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए। तो 2 दूना 4, एक वर्ग निकाल लीजिए, 3 एक कम 3, ठीक है, 5 7 गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, और 60 का गुणा 7 में 7 6 42, 420। ये आपका हो गया क्या एलसीएम। बहुत सिंपल है, आप चुटकियों में इसे कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हमें कुछ करने, अधिकतम घात ढूंढना है और उसी को लिख कर जो है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं मैसर कि इसका मैसर क्या होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं एससी। अभी हम आपको बोले हैं कि मैसर का मतलब ये होता है हम न्यूनतम घातों को लिखते हैं सबसे छोटी घात को, लेकिन वो जो है तीनों में होना चाहिए, क्या कॉमन पोर्शन उसका होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए तो तीनों में जो है क्या 2 क्या है, कहीं पे अकेला है ना, तीनों में नहीं। लेकिन अगर 3 देखें तो 3 तीनों में है, 3 तीनों में है, और उसकी न्यूनतम मतलब सबसे छोटी घात क्या है, हम बोले हैं कि सबसे छोटी घात जो है 1 ही है, क्योंकि एक ही बार तीनों में आया है। तो जो मैसर होगा कितना हो जाएगा, यही 3। और देखेंगे 5 तो 5 भी अकेला आया इसमें, सिर्फ न इसमें है न इसमें। और देखेंगे 7 तो 7 भी अकेला है, न इसमें है न इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंक तीनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी मैसर हम ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो 2 में मिल रहा है, मान लो यहाँ 5 होता है, यहाँ 5, तो भी हम मैसर में नहीं लिखते हैं। मैसर में लिखने के लिए तीनों में होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैसर क्या हो जाएगा 3। 12, 15 और 21 का मैसर 3 होगा, और लहसर कितना होगा 420। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम छोड़ रहे हैं, उसे आप लोग कर लीजिएगा।
अब देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो ये आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का क्या करना है, मैसा ज्ञात करना है। क्या करना है, मैसा और लैसा दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम खंड कर लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 9 का हम कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9। उसके बाद हम कर लेते हैं 25 का। तो 25 जो है गलत हो गया हमारे दे। तो देखिए 25 का 5। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौक 8। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा हो गया फैक्टर। क्या हो गया, फैक्टर। अब देखिए हम लिख ले रहे हैं इससे कि फैक्टर क्या क्या हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी अभी हम बताएं कि इसको घात के रूप में, अभाज्य गुणनखंड को हम घात के रूप में। अब अगर यहाँ देखेंगे, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो यहाँ अगर कॉमन हम देखें कोई कॉमन अंक, तो जो तीनों में हो ऐसा कोई अंक दिख नहीं रहा है कि जो तीनों में हो। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम एक के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1 गुणे, अब 2 के कितने घात हैं, 1 2 3, कितने हैं 2 3, तो 2 पे कितने घात हो जाएंगे, 3। और यहाँ देखिए 1 गुणे 3 पे कितने घात हो जाएंगे, 2। 1 गुणे 5 पे कितने घात हो जाएंगे, 2। अब देखिए हम इसका निकाल रहे हैं एलसीएम। ठीक है, मतलब लैसे। अभी हम बोले लैसे के लिए कॉमन होना कोई आवश्यक नहीं है, लैसे के लिए बस हम घात देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो 1 को हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि 1 की न्यूनतम घात भी 1 है, अधिकतम भी 1 ही है। 2 का देखिए अधिकतम घात कितना है, सबसे ज्यादा 2 का घात कितना है, तो 2 पे 3 घात, इसको हम लिख लेंगे। 3 का अधिकतम घात 2, 5 का अधिकतम घात 2, इसका हम कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 5 25 25। इसका गुणा करेंगे आप तो 25 अट्ठे 200, 2 नवा 18, कितना हो गया 1800। ठीक है, तो इसका लैसे कितना आया 1800। अब देखिए इसका हम इसलिए कहें इंपॉर्टेंट है, इसका मैसा जो है या सीएफ जो है वही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। अभी हम बताएं कि एचसीएफ के लिए हमें वह अंक की आवश्यक होती है जो तीनों में हो, तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 आप देखेंगे सिर्फ पहले वाले में है, ना दूसरे में है ना तीसरे में है। और दूसरे 3 का देख लिया जाए तो 3 ना तो पहले में है ना तीसरे में है। 5 भी वैसे है, ना तो पहले में है ना दूसरे में है। तो आपको ऐसा क्या दिख रहा है, कौन सा अंक दिख रहा है जो दोनों तीनों में है। तो यहाँ देखिए आपको 1 दिख रहा है, और 1 की घात क्या है, अभी हम बोले 1 की अधिकतम घात भी 1 है और 1 की न्यूनतम घात भी 1 है। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1, इसीलिए हम कहें इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैसे कितना हो गया 1 और लैस है आपका हो गया 1800। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, इसके बाद हमें आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोग लैसा और मैसा करना बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, और एग्जाम में अगर आ रहा है, बोर्ड परीक्षा में अगर आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से ऐसे करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल वे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, वो आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। एचसीएफ मतलब होता है मैसा, एलसीएम मतलब लैसा, तो जानते हैं आप। अब इसका मतलब जो ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपकी ये दो अंक दिए गए हैं, ये दो आपको क्या संख्या दी गई है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इसका मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मैसेज दिया गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या दिया गया है, मैसेज। कितना दिया है 9। तो इन दोनों संख्याओं का लैसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए सूत्र का यही हम प्रयोग करेंगे। वो जो सूत्र आपको हम बताए हैं कि पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लैसा गुणी मैसा, वही सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन से जो है इसका हल देख लीजिए। तो क्वेश्चन जो ब्रैकेट में है, अब देखिए यहां लिखेंगे पहली संख्या कितना हो जाएगा, जो पहला 306 और दूसरी
संख्या कितना हो जाएगा 657। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ ये दिया है, कितना दिया है 9। तो आपको एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है ये तो, क्लास 6-7 में आप पढ़े होंगे, 5-6-7 में ही पढ़ाया जाता है। एक ही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसर गुणे मैसर। तो देखिए सूत्र हम लिख दे रहे हैं, यहाँ होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब कुछ करना थोड़ी ना, इसी में आप मान रख दीजिए, सूत्र में जो है आप मान रख दीजिए। तो पहली संख्या क्या है 300, यहाँ 6 रख दे रहे हैं। दूसरी संख्या 657 बराबर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कितना है 9। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में, इधर आ जाएगा किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे। अब देखिए कोई करते तो काट लो, 9 सत्ते 63, ये कटेगा, 9 1 कम 9, 9 सत्ते 63, 27 9 तिरिक 27, 73 बार में। अब जो है यहाँ पे देखिए गुणा कर दे रहे हैं कि कितना आएगा 306 गुणे 73, ठीक है। ये 73 बार में कटा है। तो 3 छक 18 हासिल 1, 3 0 1, 3 तिरिक का 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 0 4, 7 तिरिक 21, कितना हो गया 8, 2 1 3, 9 4 13 हासिल 1, कितना आया 22। ये आपका आ गया 22 33। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 22 33 8। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं। तो यहां देखेंगे आपका जो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसमें समझना ही है आपको, बस समझना है बस, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या जांच करना है, हमें जांच ये करना है कि क्या संख्या जो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए एक चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट क्या कहता है, आपका रिजल्ट ये कहता है यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2/5 के रूप का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 है, किसी संख्या में लास्ट का अंक क्या है 0 है, 0 को छोड़ के, और किसी संख्या के साथ हम अगर किसी संख्या के साथ 0 लिख रहे हैं जिसका लास्ट में 0 है, तो उसमें कम से कम उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कम से कम 2/5 के रूप में तो आना ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें 10, इसके लास्ट का अंक क्या है 0 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो देखिए 2 5 10 आया कि नहीं 2/5। अब दूसरा अंक लिख रहे हैं 20, तो देखिए 2, इसमें भी आया कि नहीं 2/5। तो हम बोले कम से कम 2/5 के रूप में होगा ही, ठीक है, कम से कम 2/5 के रूप में होगा ही, ठीक है। तो ये रिजल्ट ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे अंक क्या दिया है, ठीक है। माना n कोई प्राकृत संख्या है, माना n कोई प्राकृत
संख्या है। अब जो है देखिए 6 पावर n। अब बताइए इसको जो है हम लिख रहे हैं 2 गुणे 3 पावर n, क्योंकि 6 का जो खंड होगा, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यही तो होगा 2 गुणे 3। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 के पावर n। अब बताइए इसमें जो है क्या कोई ऐसा रूप दिख रहा है आपको 2 गुणे 5 के रूप में? क्या दिख रहा है? क्या संभव है ये 6 को जो है हम 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इस रूप में लाने के लिए अगर ऐसे रूप में व्यक्त होगा तभी संभव है कि उसके लास्ट का अंक 0 होगा। अगर इस रूप का नहीं दिख रहा है हमें तो मतलब लास्ट का अंक 0 नहीं होगा। तो हमें देखिए क्या निष्कर्ष आता है, ठीक है, 6 का अभाज्य 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसे गलत मान जाएगा। तो देखिए 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या 2 गुणे 5 के रूप में है? नहीं है ना। तो मतलब इससे स्पष्ट हमें क्या करना था, जांच करना था कि क्या इसके लास्ट का अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे नहीं। 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना आपको करना था। बस इसमें रिजल्ट ये महत्वपूर्ण था कि अगर लास्ट का अंक जो है 0 है, तो अगर अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त हो जा रहा है तो हाँ, तब तो सही था कि लास्ट का अंक क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये अंक बदल भी सकता है। यहाँ आपका 4 भी हो सकता है, ठीक है, तो भी आप ऐसे देखेंगे 4 भी 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त नहीं होगा। ये आपका अंक 12 भी हो सकता है, ठीक है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन जो है क्या करेगा, एग्जामिनर बदल भी सकता है। बोर्ड में जो है यहाँ कुछ भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी 8 भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो यहाँ पे समाप्त किया जाता है। हम आशा करते हैं कि जितना पढ़ा है आप उसे बढ़िया से पढ़ेंगे, और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया है तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आपको कहाँ नहीं समझ आया, फिर उस टॉपिक को मैं और सरल करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।